नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। उत्तराखंड की खबरों का रुख करें उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। चंडीगढ़ में एनडीए की बैठक शुरू हो गई है। सभी घटक दलों की ये बैठक हो रही है। पीएम मोदी इस बैठक में मौजूद हैं। चंडीगढ़ में ये बैठक आयोजित की गई है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल हैं। बीजेपी शासित राज्य के 13 मुख्यमंत्री इसमें मौजूद हैं। तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद ये पहली बैठक है। एनडीए के घटक दलों के साथ बैठक हो रही है। चंडीगढ़ में ये बैठक है, एनडीए की बड़ी बैठक है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद हैं और 13 मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। दरअसल बीजेपी शासित राज्य जो हैं उनके 13 मुख्यमंत्री मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस बैठक से जुड़ी हुई। फिलहाल ये बैठक जो है वो शुरू हो गई है। सभी घटक दल इस बैठक में मौजूद हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड में गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं सड़कें। वार्निंग के बाद भी सड़कों में गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। सड़कों में गड्ढे होने से सीएम धामी नाराज नजर आ रहे हैं। 133 किलोमीटर सड़क अभी भी गड्ढा मुक्त होने बाकी है। 15 दिनों में ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 अक्टूबर तक ये सभी गड्ढे भरे जाने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीएम धामी ने प्रदेश की सड़कों को 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया था, लेकिन 15 अक्टूबर की तारीख बीत जाने के बाद भी प्रदेश की सड़कों पर गड्ढे हैं, जिस पर सीएम धामी ने नाराजगी जताई है। तय समय में सड़कों के गड्ढे नहीं भरने के बाद भी सीएम ने अब इन्हें भरने के लिए 15 दिन का और समय दे दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग को समय दिया था कि 15 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी सड़कों के गड्ढे भर दिए जाएंगे, लेकिन 15 अक्टूबर बीतने के बाद भी प्रदेश में 536 किलोमीटर सड़कें ऐसी हैं जिन्हें अभी भी पैच वर्क जिनका पूरा नहीं हो पाया है। जिसे कहना चाहिए पेन स्टेट एक आदेश दिया जाता है, तो वो एक टारगेट दिया जाता है। तो बहुत प्रयासों के बावजूद भी हर स्थिति में 100% टारगेट अचीव नहीं हो पाते। प्रयास किया जाता है उसका, अधिकांश जगह पे उसको अचीव कर लिया गया, लेकिन फिर भी कुछ जगह कुछ मार्ग छूट जाते हैं जहाँ पर वो काम अवशेष रह जाता है। तो इसलिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि 15 अक्टूबर को वो काम बंद कर दिया गया। 15 अक्टूबर कल ही हुआ, तो जाहिर तौर पे जो बचे हुए हैं उसको भी पूरा किया जाएगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नाराजगी जताई है। दरअसल 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन समय बीतने के बाद भी अभी तक सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। 2429.56 किलोमीटर सड़क में पैच वर्क पूरा होना था। 2316.46 किलोमीटर सड़क पर ही पैच वर्क पूरा हो पाया। 133 किलोमीटर सड़क अभी भी गड्ढा मुक्त होनी बाकी है। देहरादून में सबसे ज्यादा 96.25% कार्य पूरा हुआ। बागेश्वर में 77.36% का काम पूरा पाया गया। हल्द्वानी में 63.8% पैच वर्क पूरा हुआ है। देखिए, आपको दिखाया जा रहा है कि कहां पर कितना काम हो गया और कितना काम अभी बाकी है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि सीएम धामी ने नाराजगी जताई है कि आखिर उनका जो आदेश है उसका पालन क्यों नहीं किया गया। सीएम धामी की ओर से यह स्पष्ट कहा गया था। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, सीएम धामी ने स्पष्ट कहा था कि 15 दिन के अंदर सड़कें गड्ढा मुक्त कर देनी होंगी, लेकिन अधिकारियों ने वो काम पूरा नहीं किया और थक हार कर सीएम को ही अल्टीमेटम बढ़ाना पड़ा। इससे पता चलता है कि अधिकारी जब नाफरमानी पर आ जाएं तो वो मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनते।
बिल्कुल चारुल, 15 अक्टूबर का टाइम चूंकि दिया गया था कि सभी सड़कें प्रदेश की गड्ढा मुक्त हो जाए। मुख्यमंत्री के साथ साथ अधिकारी सचिव पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने भी इस बात को बोला था कि सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। लेकिन बात करें चूंकि लोक निर्माण विभाग के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है दीपक यादव, उनका जब न्यूज इंडिया ने उनसे बातचीत करी तो उनका ये साफ तौर पे कहना था कि प्रदेश में करीब करीब 90% का जो काम है वो पूरा कर लिया गया है। चूंकि मियाद 15 अक्टूबर दी गई थी और बहुत कम मियाद दी गई थी, तो इस वजह से करीब 90% का काम हमने पूरा कर लिया और जितना भी काम बचा हुआ है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। सचिव पंकज पांडे भी इस बात को लेकर के बोल रहे हैं। हालांकि चूंकि जो ये नीचे के जो अधिकारी हैं, जो एई और जेई हैं, इनकी हीला हवाली के कारण, इनकी बदइंतजामी के कारण ये स्थिति देखने को मिलती है कि जो सड़कें हैं वो गड्ढा युक्त देखने को मिलती हैं। क्योंकि नीचे के जो अधिकारी हैं वो ऊपर के अधिकारियों की नाफरमानी करते हैं। ऊपर के अधिकारियों का अगर कोई आदेश होता है तो उसको मानने से इनकार कर देते हैं। तो इसी वजह से मुख्यमंत्री ने और साथ साथ सचिव पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने साफ तौर पे निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी ठेकेदार या कोई भी जो सड़क बनाने वाला है, अगर उसकी सड़क में गड्ढे अगले 1 साल तक अगर गड्ढे नजर आएंगे तो उसका जो पैसा है, उसका जो लाइसेंस है वो जब्त कर लिया जाएगा, उस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा। ये साफ तौर पर निर्देश डॉक्टर पंकज कुमार पांडे जो सचिव पीडब्ल्यूडी है उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए। कल मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर के बैठक भी ली थी कि कितनी सड़कें ऐसी बाकी हैं जो अभी तक गड्ढा युक्त है, जिसमें अभी गड्ढे हैं, जिनको अभी बनना है। तो लगभग 90% का काम पीडब्ल्यूडी विभाग ने पूरा कर लिया और करीब करीब 10% का काम बाकी है। लेकिन जो नीचे के अधिकारी हैं, चाहे वो जिले के अधिकारी हो, समझना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर सबसे अहम चीज है कि उत्तराखंड में इस वक्त चारधाम का सीजन चल रहा है। ऐसे में भी सड़कें गड्ढा मुक्त अगर नहीं हो पा रही हैं या सड़कों में गड्ढे हैं, सड़कों की स्थिति तो ऐसी है कि सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क है पता ही नहीं चल रहा है। और खासकर जब चारधाम यात्रा के लिए लोग आ रहे हैं तो ये तैयारियां पहले से क्यों नहीं की जाती हैं? ये अल्टीमेटम भी अब दिया जा रहा है जब चारधाम यात्रा भी पूरी होने वाली है, यानी जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उन्हें तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल चारुल, अगर चारधाम यात्रा रूट की अगर बात करें तो वहां पर भी जो है करीब 80%, चूंकि इतना आपदा इतनी आई कि जो सड़कें हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। लगातार लैंडस्लाइड भी अभी भी जारी है, चाहे वो जोशीमठ का एरिया हो, चाहे वो रुद्रप्रयाग का एरिया हो, चाहे वो चमोली का एरिया हो, चाहे अगर बात करें टिहरी या पौड़ी का एरिया हो, तो वहां पर लैंडस्लाइड होने के कारण जो सड़कें हैं वो बंद हुई और वो क्षतिग्रस्त हुई। अब उन सड़कों को बनाया जा रहा है, फिर से एक बार बनाया जा रहा है और जितने भी सड़कें गड्ढा युक्त है उनको गड्ढे भरने का काम पीडब्ल्यूडी विभाग कर रहा है। बात करें चूंकि नीचे के अधिकारी, कल जब न्यूज इंडिया ने बात करी पंकज कुमार पांडे से तो उनका ये कहना था कि हम जितने भी अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो एनएच है उनको अब हम पीपीपी मोड पे दे रहे हैं कि जो एनएच की रखवाली भी करेंगे, साथ ही साथ अगर कोई टूट फूट होती है तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है और पीपीपी मोड पे राज्य सरकार का खर्चा भी बचेगा और साथ ही साथ जो यात्री हैं उनको सुविधाएं भी मिलेंगी। जो सड़कें गड्ढा युक्त है या किसी ठेकेदार ने वो सड़कें बनाई हुई है, कल ठेकेदार एसोसिएशन की बैठक भी ली थी डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने और उन्होंने उनको साफ तौर पे निर्देश दिए थे कि अगर राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार हो, चारधाम यात्रा रूट हो, कुमाऊं की सड़कें हो, चाहे वो नैनीताल हो, हल्द्वानी हो, अल्मोड़ा की सड़कें हो, वहां पे अगर जो ठेकेदार जिस सड़क का निर्माण कार्य कर रहा है उस पे अगर अगले 1 साल तक गड्ढा युक्त या गुणवत्ता विहीन अगर सड़कें मिली तो उस ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाएगा और उनका लाइसेंस भी किया और साथ ही साथ जो पैसा दिया गया उसकी रिकवरी भी कराई जाएगी। ये साफ तौर पर निर्देश डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने तो सख्त नजर आ रहे हैं और इसीलिए अल्टीमेटम भी दिया गया था। लेकिन अधिकारियों का क्या करें, क्योंकि काम तो अधिकारियों को ही करना है। ठेकेदारों पर किस तरह से नकेल कसनी है ये तो अधिकारी ही तय करेंगे। बिल्कुल, इसी वजह से सचिव हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, मुख्य सचिव हो, तमाम जो लोग हैं, क्योंकि मियाद 15 अक्टूबर दी गई थी और 15 अक्टूबर तक जो सड़कें थी वो गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई। लेकिन फिलहाल 90% का जो कार्य है वो लगभग पूरा हो चुका है। करीब 10% बाकी है जो लगभग ये कार्य पूरा कर दिया जाएगा अक्टूबर महीने में। ये बात सचिव भी इस बात को बोल रहे हैं और साथ साथ पीडब्ल्यूडी चीफ भी इस बात को बोल रहे हैं और जिस भी अधिकारी के द्वारा इस तरीके की हिला हवाली करी जाएगी उसको सबसे पहले सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर बात करें चूंकि चक्राता और त्यूणी की तो वहां पर भी 2 अधिकारियों को इसी तरीके से सस्पेंड किया गया है कि वहां पे रोड बनना था लेकिन वहां पे रोड नहीं बनी थी। साथ ही साथ चमोली और पूरे प्रदेश के जो अधिकारी हैं उनको अलर्ट मोड पे रखा गया।
चलिए अब देखना होगा कि अधिकारी इस फरमान को कितना गंभीरता से लेते हैं। शुक्रिया अनुज, इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की प्रतिभाशाली बेटियां आज खेल के क्षेत्र में बेटों की तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, और इतना ही नहीं बल्कि वो हर क्षेत्र में अपनी चमक बिखेरने का साहस रखती हैं। उत्तराखंड की बेटी आन्या बिष्ट ने जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट में एंजल पुनेरा और अभिनव कंडारी को हराया है। विजयवाड़ा में खेले गए ऑल इंडिया सब जूनियर अंडर 15 और अंडर 17 रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्रदेश की बेटी आन्या बिष्ट ने बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्रदेश का नाम रोशन किया। उनके कोच दीपक ने कहा कि प्रदेश और सरकार से मैं यही मांग करता हूं कि जहां सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है, वहीं अगर उत्तराखंड की बेटी आन्या बिष्ट को सरकार थोड़ा सपोर्ट करे तो प्रदेश से एक अच्छी प्रतिभा निखर सकती है। आन्या बिष्ट जो है वो मेरी स्टूडेंट है, और ये आन्या का जो क्या कहते हैं ये अभी ये जो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में जो ऑल इंडिया रही अंडर 17 में जो टूर्नामेंट हुआ है, इसमें अभी आन्या का अंडर 17 में 2 गोल्ड पड़े हैं, जिसमें से अंडर 17 मिक्स डबल्स और डबल्स 2 गोल्ड। उत्तराखंड में वैज्ञानिकों ने नया आविष्कार किया है। रुड़की के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है एक नया ऐप। ईश्वर नाम का एक अनोखा ऐप तैयार किया गया है। ईश्वर बताएगा देश भर के सभी जल स्रोत का हाल। जल शक्ति मंत्रालय ने इस ऐप को मंजूरी दे दी है। 4 राज्य में स्रोत का सर्वे अब शुरू होगा। 1 साल से अधिक समय में ये ऐप जो है वो तैयार हुआ है। रुड़की स्थित NIH के वैज्ञानिकों ने ईश्वर नाम का एक ऐप तैयार किया है। दरअसल प्राकृतिक जल स्रोत के सूखने और पानी कम होने की बातें लगातार सामने आ रही थी, लेकिन इन स्रोत को लेकर कोई भी आंकड़ा फिलहाल केंद्र सरकार के पास नहीं है। इस समस्या को लेकर इस ऐप का आविष्कार किया गया। इस ऐप में जल स्रोत का पूरा हाल दर्ज हो सकेगा। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने NIH के इस ऐप को मंजूरी दे दी है, और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस ऐप की मदद से 4 राज्य के स्रोत को सर्वे का काम शुरू किया जा रहा है, जिनमें उत्तराखंड समेत ओडिशा, मेघालय और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। तो ईश्वर नाम का एक ऐप हैं कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो पूरे देश में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनमें जो हमारे स्प्रिंग्स होते हैं, जो लोकल वाटर रिसोर्सेज हैं, वो वहाँ की जीवन रेखा है। वहाँ के लोग अपने पानी की डिमांड के लिए उन जल स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन अभी कुछ 2-3 दशकों में अब देखें तो काफ़ी जल स्रोत सूख चुके हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन भी एक कारक है, और कई अवैज्ञानिक रूप से जो भी कार्य होता है उसके कारण भी जल स्रोत सूख जाते हैं। हमारे साथ सहयोगी संजय पुडीर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, कहा जा सकता है कि एक बड़ी उपलब्धि इसे इसलिए कहा जाएगा ईश्वर ऐप को कि अब जल स्रोत के बारे में कम से कम जानकारी जो केंद्र सरकार के पास नहीं थी, वो इस ऐप के जरिए इकट्ठा हो जाएगी। देखिए, देश भर में हमने देखा है कि इस तरह के मामले सामने आते हैं, या तो जल की कमी होती है या फिर कुछ जल स्रोत होते हैं वो सूख जाते हैं। हालांकि जिस तरह से रुड़की के वैज्ञानिकों ने एक ईश्वर नाम का ऐप लॉन्च किया है, जिसके बाद अब केंद्र सरकार का जो जल मंत्रालय है उन्होंने भी मंजूरी दे दी है। अभी 4 राज्यों में इसका सर्वे चल रहा है, मेघालय, उड़ीसा, हिमाचल और उत्तराखंड। सर्वे के बाद रिपोर्ट किस तरह की आती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस ऐप के माध्यम से हम जल स्रोत का हालचाल जान सकेंगे, क्योंकि जो जलवायु में परिवर्तन होता है उसके कारण हमने देखा है कि जो स्रोत होते हैं वो पूरी तरह या तो विलुप्त हो गए हैं या फिर सूख गए हैं। अब लगातार उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई है। रुड़की के वैज्ञानिकों ने ईश्वर ऐप को लॉन्च किया है। अब लगातार सर्वे किया जा रहा है। जी संजय, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि इस मामले में अब ये जो रिपोर्ट आप जिक्र कर रहे हैं कि 4 राज्यों की रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी, वो रिपोर्ट कब तक सामने आएगी और ईश्वर ऐप जो है उसे अमल में कब से लाया जाएगा? क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय की ओर से तो इसे मंजूरी मिल गई है, लेकिन अमल में कब आएगी?
देखिए चारुल, पिछले 1 साल से ईश्वर ऐप पे कार्य चल रहा है। अब जाकर वैज्ञानिकों को सफलता हाथ लगी है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि देश के 4 राज्य ऐसे हैं जहां अब लगातार सर्वे शुरू हो जाएगा। उसके बाद सर्वे के बाद रिपोर्ट आना बाकी होगा कि क्या ये ऐप सही कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। हालांकि रुड़की के वैज्ञानिकों यही कहना है कि सबसे पहले उत्तराखंड राज्य से इसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि पहाड़ी हो या मैदानी हो, लगातार हमने देखे हैं कि लोगों को जब मौसम का परिवर्तन होता है यहाँ पे जल की किल्लत हो जाती है। तो यही वजह है कि अब इस ऐप पर कार्य किया जाएगा और इस ऐप के माध्यम से हम जान सकेंगे कि कितना जल। संजय, एक चीज और समझना चाहेंगे हम कि ये जो ऐप है ये काम किस तरह से करेगा और क्या ये सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही काम करेगा? क्योंकि पहाड़ी इलाकों के साथ साथ अगर हम रेगिस्तान की बात कर ले तो वहां पर भी जल समस्या का एक बड़ा संकट देखने को मिलता है। तो क्या वहां के लिए भी ईश्वर ऐप जो है वो आने वाले समय में कारगर साबित हो सकता है? क्या इस पर भी विचार किया जाएगा? देखिए चारुल, अभी इस ऐप की लॉन्चिंग है। शुरुआती दौर में इसे 4 राज्यों पर इसका सर्वे किया जा रहा है। उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई है और वैज्ञानिकों का यही कहना है कि देश के हर राज्य में ईश्वर ऐप के माध्यम से हम ये जान सकेंगे कि जल स्रोत कितना है, कहाँ पर कितना सूखा है और क्या मौसम में परिवर्तन आया है। क्योंकि बीते दिनों हमने देखा है कि जैसे जैसे गर्मी का सीजन आता है वैसे वैसे जो स्रोत होते हैं वो पूरी तरह सूख जाते हैं। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं थी, ऐसी कोई ऐप नहीं थी जिसके माध्यम से वो यह जान सके कि कहाँ का जल स्रोत कितना है, कहाँ पर क्या सूखा पड़ा है। तो ऐसे में इस ईश्वर ऐप के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। और जो वैज्ञानिकों का कहना है कि जो अन्य राज्य है वहां पर भी इसका कार्य होगा, पहाड़ी हो या मैदानी जिले हो, लगातार जहां जहां पर ईश्वर ऐप से कार्य किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा, उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि ईश्वर ऐप कितना कार्य कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। अजय टमटा ने फेस्टिवल का शुभारंभ किया है। 3 दिनों तक लिटरेचर फेस्टिवल चलने वाला है। 7 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक कार्यक्रम जो हैं वो इसमें चलने वाले हैं। फेस्ट में 30 से ज्यादा सत्र होंगे। देश विदेश से करीब 80 लोग इसमें शिरकत करेंगे। जिस प्रकार से पूरे कुमाऊं के अंदर अल्मोड़ा का इतिहास रहा है और ये इतिहास कुमाऊं की राजधानी के रूप में, और ये जिस स्थान में ये हो रहा है ये एक ऐतिहासिक स्थान है। कभी इस मल्ला महल से पूरे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, ये सारा कुमाऊं का जो क्षेत्र है उसमें नैनीताल, उधम सिंह नगर, उन सब व्यवस्थाओं को चलाने के लिए इस मल्ला महल में जो व्यवस्थाएं रहती थी उन व्यवस्थाओं के अनुसार संचालित होता था। और इसी को आधार मानते हुए अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल 2024 का जो आयोजन किया जा रहा है, ये अल्मोड़ा के उस सांस्कृतिक, उस ऐतिहासिक, उस जो धरोहर हम सबके बीच में है उसको सजोने का ये काम है। अपने आप में ये अभिनव प्रयास है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए जाने पर जिस तरह हरियाणा में खुशी मनाई जा रही है, उसी तरह से उत्तराखंड के लक्सर में भी सैनी समाज और ओबीसी वर्ग से जुड़े लोगों ने जगह जगह ढोल नगाड़े बजाकर खुशियां मनाई, साथ ही एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई। धन्यवाद करते हैं भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने आज पूरे भारत में ओबीसी समाज की 55% जनसंख्या में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री देने का काम किया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और यहाँ लक्सर में महाराजा वीर विशाल सैनी सभा, आज पटाखे छोड़ो लड्डू बांटकर उस खुशी में हम लोग खुशी मना रहे हैं। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने समाज की तरफ से करता हूं और बल्कि सर्व समाज की तरफ से करता हूं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी के हाथ में कमान सौंपी और उन्होंने उस कमान को बखूबी निभाया, उस नेतृत्व के आधार पर उन्होंने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है हरियाणा में लहराया है। उसके लिए हम माननीय नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। और नायब सिंह जी को जो उन्होंने तीसरी बार
मुख्यमंत्री बनाया है उसके लिए हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और हम सर्व समाज का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने माननीय नायब सिंह सैनी जी को अपने हरियाणा का नेतृत्व करने के लिए चुना है। चमोली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। स्कूल की बस दरअसल हादसे का शिकार हो गई। बच्चों से भरी ये बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 6 बच्चों को चोट लगी है और इस कार में 17 बच्चे सवार थे। ठेकेदार को कहते हैं कि वो बनाएंगे। पुल के ठेकेदार जो विकास कुमार जी हैं वो मुझे हमें कहते हैं कि वो PMGSY की सड़क को बनाएगी, लेकिन अभी तक वो बना हुआ नहीं है। लेकिन इन लोगों ने क्या करा, दोनों लोगों ने यहाँ पे मलबा डाला हुआ है। आज की घटना है सुबह लगभग 8:30-9 बजे की। तो ये क्या हुआ कि जब गाड़ी चढ़ाई पे थी तो गाड़ी का पिकअप नहीं बन पाया तो गाड़ी अपनी जगह पे पलट गई है। तो उसमें कुछ बच्चों को चोटें आई हुई है, कुछ ठीक हो गए। तो 10 बच्चे हमने रास्ते में से वापस भेज दिए थे और लगभग 16-17 बच्चे कुल थे और 6-7 बच्चे यहाँ एडमिट हैं, अभी कांटे एडमिट। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी जुट चुकी है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। 20 नवंबर को केदारनाथ में मतदान होना है। आगामी 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उपचुनाव की घोषणा के बाद अब राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जल्द ही उपचुनाव के लिए दावेदार उम्मीदवारों की लिस्ट केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड को भेजी जाएगी। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड जल्द ही कैंडिडेट्स की घोषणा करेगा। साथ ही उन्होंने केदारनाथ सीट पर बीजेपी की जीत का दावा किया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता विधानसभा सीट से विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि केदारनाथ सीट पर कांग्रेस की जीत का ही परचम लहराया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने चुनाव की दृष्टि से प्रत्याशी के पहला क्रम को प्रारंभ कर दिया है। हमारी सभी स्टेट पार्लियामेंट जिले द्वारा जो नाम आए थे, अब हमने स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड पर उसमें हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों से वर्चुअल मीटिंग मेरे द्वारा कर दी गई है और कुछ लोगों से भी फोन से बातचीत होने के बाद आज हम सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को नाम का पैनल भेज देंगे। देखिए, केदारनाथ उपचुनाव जिस दिन सीट रिक्त हुई थी उसी दिन से कांग्रेस उस विधानसभा चुनाव को जीतने की तैयारी कर रही। अब विधिवत घोषणा हो गई है और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम करेगी। जिस तरीके से हमने बद्रीनाथ और मंगलौर जीता है उसी तर्ज पर हम केदारनाथ को भी जीतने का काम करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।